इजिप्ट के गिजा पिरामिड से 200 किलोमीटर की दूरी पर रेड सी के करीब एक ऐसा एरिया है जिसको वादी अल जर्फ कहा जाता है। देखा जाए तो यहाँ दूर दूर तक सिर्फ बंजर लाइमस्टोन के पहाड़ और पीले मौजूद हैं। लेकिन यहाँ एक ऐसा सीक्रेट स्पॉट भी है जिसमें कुछ ऐसे राज छुपे हैं जिनको आज से 4500 साल पहले दफन किया गया था। जी हाँ, इस वीरान जगह पर रेगिस्तान के बीचों बीच एक स्टोन्स का टीला है जो ऊपर से देखने पर तो एक मामूली टीला लगता है, लेकिन इसके अंदर पत्थरों को काटकर कई सुरंग बनाई गई थी और इन सुरंगों को हजारों टन वजनी पत्थरों की मदद से ब्लॉक किया गया था। 45वीं सदियों पहले एंशिएंट इजिप्शियंस ने यहाँ कुछ तो ऐसा जरूर छुपाया था जो वो दुनिया के सामने नहीं लाना चाहते थे। लेकिन जब पहली बार इन सुरंगों के सामने से पत्थर हटाए गए तो अंदर के सीन ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इजिप्ट के आलीशान मैग्निफिसेंट पिरामिड्स और यहाँ की जमीन का चप्पा चप्पा दिलकश मिस्ट्री से भरा हुआ है। वैसे तो पूरे इजिप्ट में अभी तक 118 पिरामिड्स ढूंढे जा चुके हैं, लेकिन विश्वास है कि कई पिरामिड्स इजिप्शियंस और अफ्रीकन रेगिस्तान में रेत के टीलों के नीचे अभी तक छुपे हुए हैं। जो पिरामिड्स दुनिया के सामने मौजूद हैं, उनमें से सबसे बड़ा इजिप्ट के शहर कायरो में मौजूद है, जिसको पिरामिड ऑफ कुफू कहा जाता है। 480 फीट ऊंचा यह पिरामिड इजिप्ट के किंग कुफू ने बनवाया था, जबकि इसके बराबर में ही 450 फीट ऊंचा यह पिरामिड किंग कुफू के बेटे किंग काफिरे ने अपने राज के दौरान बनवाया था। आश्चर्य की बात तो यह है कि हर एक पिरामिड्स को बनाने में 25 लाख लाइमस्टोन के स्क्वायर और रेक्टेंगल ब्लॉक्स यूज हुए थे और हर एक ब्लॉक का वेट 2500 किलोग्राम्स बताया जाता है। यह इतना ही वेट है जितना कि 2 हैचबैक गाड़ियों का वेट होता है। इतना ज्यादा वेट 480 फीट की ऊंचाई तक लेकर जाना और हर एक ब्लॉक को परफेक्ट एंगल पर रखना एक ऐसा टास्क है जिसको आज के समय में मशीन की मदद से ही परफॉर्म करने में कई साल लगते हैं। तो सोचे यह काम 45वीं सदियों पहले बिना मशीन के कैसे किया गया होगा। यह एक ऐसी मिस्ट्री है जिसने पिछले कई 100 सालों से दुनिया को हैरान कर रखा है। जिस जगह यह पिरामिड बने हैं, यह जगह किसी समय में एंशिएंट इजिप्शियंस का विकास शहर हुआ करता था, लेकिन फिर अननोन रीजन्स की वजह से यह पूरा एरिया कई फीट रेत के अंदर धंस गया। 1798 में जब फ्रेंच मिलिट्रियन लीडर नेपोलियन इजिप्ट पर कब्जा करने के लिए आया, तब पिरामिड्स और यह स्फिंक्स आधे से भी ज्यादा रेत के अंदर धंसे हुए थे। अगले 100 सालों तक यहाँ से रोक हटाने के लिए एक्सकेवेशन का काम चलता रहा और 1980 में पहली बार यहाँ एक मेजर डिस्कवरी हुई। पिरामिड ऑफ काफरे के बराबर से उन वर्कर के ढांचे मिले जिन्होंने कुफू के बेटे काफिरे का पिरामिड बनाया था। कई स्केलेटन का जांच करने के बाद मालूम पड़ा कि ये लोग स्लेव्स नहीं थे, क्योंकि इनको अच्छा खाना खिलाया जाता था और उनकी मरहम पट्टी भी की जाती थी। इन वर्कर्स को अपने किंग का पिरामिड बनाने के बदले में पिरामिड के बराबर में ही दफन किया गया था। बदकिस्मती से किंग कुफू के मरने के बाद यह जगह कई सालों तक लुटेरों के कब्जे में थी। इसी वजह से न ही यहाँ से कोई पपायरस यानी रिटन डॉक्यूमेंट मिला और न ही कोई ऐसा सबूत मिला जिससे यह पता लगाया जा सके कि यह पिरामिड कब और कैसे बनाए गए थे। यहाँ तक कि दूसरे इजिप्शियन किंग्स के कई स्टैच्यू या उनकी मम्मी भी मिल चुकी है, लेकिन समय की तबाही ने किंग कुफू का ना ही कोई साबित स्टैच्यू छोड़ा और ना ही लुटेरों ने इनकी मम्मी का। सिर्फ किंग कुफू का एक उंगली की साइज जितना यह स्टैच्यू मिला था, जिसको कायरो म्यूजियम में रखा गया है। इजिप्शियन किंग कुफू और उनकी लाइफ के बारे में जानने के लिए जरूरी था कि गिजा से बाहर निकलकर इन्वेस्टिगेशन की जाए। पिरामिड साइट से 200 किलोमीटर की दूरी पर रेड सी के साइट पर आर्कियोलॉजिस्ट को एक पुराना सी पोर्ट मिला, जिस पर शक था कि ये किंग कुफू के समय में यूज किया जाता था। समंदर के पास से मिलने वाला ये टूटा फूटा स्ट्रक्चर इतना बड़ा था कि इसमें आराम से कई 100 लोग रहकर काम कर सकते थे। जब इस एरिया में सर्चिंग की गई तो यहाँ समंदर के अंदर से 2 टैंकर भी प्राप्त हुए। उस समय में पत्थरों से बने एंकर यूज किए जाते थे, जिनमें रस्सियां बांधकर बड़ी बड़ी बोट्स को पार किया जाता था। ये स्टोन एंकर यहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में पाए गए, जिससे यह बात साबित होती है कि यह 4500 साल पहले एंशिएंट इजिप्शियंस का सी पोर्ट हुआ करता था। अगर यह पोर्ट था तो ऑब्वियसली इसमें चलने वाली कश्तियां या उनके पार्ट्स यही आसपास ही कहीं रखे जाते होंगे और एक्सपर्ट्स को उन्हीं कश्तियों की तलाश थी। कई सालों की मेहनत के बाद आखिरकार इजिप्टोलॉजिस्ट को पोर्ट से थोड़ी दूरी पर लाइमस्टोन के एक टीले के अंदर बड़ी महारत से खोदे गए कई टनल्स मिले, जिनकी एंट्रेंस को बड़े बड़े पत्थरों की मदद से ब्लॉक किया गया था।
इस बात के काफी चांसेस थे कि यही वो जगह थी जहां एंशिएंट इजिप्शियंस अपनी कश्तियां लुटेरों से छुपाया करते थे। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट की टीम को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि यहां से उनको कश्तियों से बढ़कर भी कुछ खास एविडेंस मिलने वाला है। जब इन टनल्स की एंट्रेंस के सामने से पत्थर हटाए गए तो अंदर वो सीन देखने को मिला जो पिछले 4500 सालों से किसी ने भी नहीं देखा था। काफी बड़े और स्पेसियस स्टोरो टनल्स में से कोई बोट तो नहीं मिली, लेकिन बोट के कई पार्ट्स जरूर मिले। इन पार्ट्स के अलावा यहाँ कई पत्थरों पर किंग कुफू का नाम भी लिखा हुआ पाया गया। फ्रेंच इजिप्टोलॉजिस्ट पियर टैलेट इस नाम से अच्छी तरह से जागरूक थे, क्योंकि उन्होंने कई हायरोग्लिफिक्स पे यह नाम पहले ही देख रखा था। इस पर जो लिखा था उसका मतलब है, हमारा भगवान कुफू हमारी रक्षा करें। अपने किंग को भगवान मानते थे और वह जहां भी काम करते थे वहां अपने भगवान या नी किंग कुफू का नाम जरूर लिखते थे। पत्थर पर लिखा ये नाम इस बात की निशानी थी कि ये एंशिएंट स्टोर रूम किंग कुफू के समय में यूज होता था। इस सीक्रेट स्टोर रूम पर जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो आश्चर्य तौर पर यहाँ से बहुत नाजुक हालत में पपायरस भी मिला, जो एक भारी पत्थर के नीचे दबा हुआ था। पपायरस एक मोटे कागज की तरह होता है जिसको पपायरस के प्लांट से तैयार किया जाता था। उस समय में सारी कागजी कार्रवाई इन पपायरस पर की जाती थी। इजिप्टोलॉजिस्ट और उनकी टीम जो यहाँ आए तो बोट्स ढूंढने थे, लेकिन अब उनको एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मिल चुका था। और आपको यहाँ यह बताना भी जरूरी है कि पूरी दुनिया से मिलने वाले पपायरस में से यह सबसे पुराना था। इस डॉक्यूमेंट में क्या कुछ लिखा था इसको समझने के लिए जरूरी है कि पहले इसको रिस्टोर करवाया जाए। पूरे 6 सालों की मेहनत के बाद जब इसको रिस्टोर करवाया गया तो किंग कुफू के समय की कुछ झलकियां नजर आने लगी। इस पपायरस को लिखने वाला मेरा नाम का एक सुपरवाइजर था जो किंग कुफू के लिए काम करता था। यह एक तरह की रिकॉर्ड बुक थी जिसमें सुपरवाइजर अपने 40 वर्कर के साथ जो भी काम करता था वो लिख लिया करता था। एंशिएंट इजिप्शियंस अपनी लैंग्वेज में ग्राफिक्स का इस्तेमाल करते थे, इसी वजह से उन ग्राफिक्स को देखकर समझना और फिर उसकी लॉजिक बनाना इजिप्टोलॉजिस्ट के लिए काफी मुश्किल काम होता है। सबसे बड़ा सवाल जो परेशान कर रहा था वो यह था कि सुपरवाइजर अपने 40 वर्कर के साथ यहाँ कर क्या रहा था और वह किंग कुफू के लिए क्या काम करता था। कई सालों की मेहनत के बाद पपायरस से यह मालूम पड़ा कि मेरा नाम ही सुपरवाइजर कॉपर को बोट से अनलोड करके डोंकीज की मदद से उसको नाइल रिवर तक पहुंचाता था, जहां से दोबारा बोट्स पर लादकर कॉपर को पिरामिड साइट तक पहुंचाया करता था। ये इन्फॉर्मेशन जानकर इजिप्टोलॉजिस्ट को सारी कहानी समझ आने लगी। उस समय में आयरन तो हुआ नहीं करता था, इसी वजह से मिरर और उसकी टीम बोट्स में बैठकर समंदर के उस पार साइनाई पेनिनसुला जाया करते थे। साइनाई में आज भी खास कॉपर पाया जाता है और वहां से कॉपर को लोड करके वो वापस पोर्ट पर आते थे। कॉपर को वह डोंकीज पर लादकर नाइल रिवर तक लेकर जाते थे, जहां से दोबारा उनको कश्तियों में लादकर पिरामिड साइट तक डिलीवर कर दिया करते थे। इजिप्टोलॉजिस्ट का मानना है कि सिर्फ एक बारी में ही वो इतना ज्यादा कॉपर डिलीवर कर देते होंगे कि अगले 2 सालों तक दोबारा जरूरत नहीं पड़ती होगी, और तभी इन 2 सालों के लिए वो अपनी वोट को डिसअसेंबल करके वादी अल जर्फ के इस सीक्रेट स्टोर रूम में रख दिया करते थे। लेकिन सवाल यह है कि पिरामिड की कंस्ट्रक्शन में कॉपर कहाँ इस्तेमाल होता था, जबकि यहाँ तो सिर्फ लाइमस्टोन और ग्रेनाइट के पत्थर ही नजर आते हैं। असल में कॉपर की मदद से वो टूल्स बनाते थे जिनको लाइमस्टोन के ब्लॉक्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता था। पिरामिड साइट से कुछ ही दूरी पर स्थित लाइमस्टोन के बड़े बड़े पहाड़ मौजूद हैं और इस जगह को टूरा कहा जाता है। इजिप्टोलॉजिस्ट को इस जगह से कई सबूत मिल चुके हैं जिससे यह पता चलता है कि पिरामिड बनाने के लिए लाइमस्टोन के ब्लॉक यहीं से काटे जाते थे। लेकिन कैसे ऐसे 2.5 टन वजनी ब्लॉक को पहाड़ से अलग किया जाता था, और वह भी परफेक्ट शेप में, यह जानने के लिए जरूरी था कि कॉपर टूल की मदद से खुद एक्सपेरिमेंट किया जाए। आर्कियोलॉजिस्ट की टीम ने लाइमस्टोन पर पहले एक ब्लॉक की शेप ब्लॉक करके अपना वर्क एरिया डिफाइन किया और फिर कॉपर टूलिस की मदद से उसको काटना शुरू किया। पहले तो लाइमस्टोन को काटने में काफी मुश्किल हो रही थी, लेकिन फिर पानी का इस्तेमाल किया गया। पानी के छिड़काव के बाद यह नोटिस किया गया कि लाइमस्टोन काटने की स्पीड 5 टाइम्स बढ़ गई है। 5 वर्कर्स को एक ब्लॉक काटने में पूरे 8 दिन लग गए। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट्स का मानना है कि एंशिएंट इजिप्शियंस क्योंकि काफी एक्सपीरियंस थे, इसी वजह से वो ये काम 4 से 5 दिन में ही कर लेते होंगे। इजिप्टोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट्स को कुफू पिरामिड की कंस्ट्रक्शन के रहस्य अब सुलझते दिखाई दे रहे थे।
सिर्फ एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हाथ लगने से वो अब यह जान चुके थे कि कॉपर कहां से इंपोर्ट किया जाता था। एक सुपरवाइजर के साथ 40 वर्कर की टीम कैसे अपनी बोट्स को वादी अल जर्फ में सीक्रेट स्टोर रूम में छुपाया करती थी, और लाइमस्टोन के बड़े बड़े ब्लॉक को कैसे कॉपर टूल्स की मदद से काटा जाता था। एक्सपर्ट्स की टीम को अब यह जानना था कि लाइमस्टोन के ब्लॉक काटने के बाद उनको पिरामिड के टॉप पर 480 फीट की ऊंचाई तक कैसे पहुंचाया जाता था। बदकिस्मती से पिरामिड में ऐसा कोई सुराग नहीं छोड़ा गया था जिससे यह पता लगाया जा सके। इसी वजह से यह जानने के लिए भी पिरामिड साइट से हटकर एविडेंस सर्च करने की जरूरत थी। गीज़ा में पिरामिड साइट से 30 किलोमीटर की दूरी पर रेगिस्तान की कड़कती गर्मी के बीच हेट नूब का मकान स्थित है। यहाँ आर्कियोलॉजिस्ट की टीम को वो जगह मिली जहाँ से एंशिएंट इजिप्शियन स्टैच्यूज बनाने के लिए एक खास किस्म का स्टोन निकाला करते थे। यह पत्थर इजिप्शियन एलिबास्टर के नाम से जाना जाता है, जिससे इजिप्शियन किंग अपने स्टैच्यूज बनवाया करते थे। इतने बड़े स्टैच्यू बनाने के लिए यहाँ से काफी बड़ा स्टोन निकाला जाता होगा, और वो भी वन पीस में। जमीन के कई फुट नीचे इस खास स्टोन को निकालकर ऊपर कैसे लाया जाता था, यही जानने के लिए 100 से भी ज्यादा वर्कर्स और आर्कियोलॉजिस्ट की टीम यहाँ आई थी। यह साइट भी आर्कियोलॉजिस्ट के लिए काफी खास थी, क्योंकि यहाँ भी किंग कुफू का नाम जगह जगह पर पाया गया था। पिछली 45 सदियों से इस स्टोन क्वेरी पर कोई काम नहीं किया गया था। इसी वजह से समय के बीतते यहाँ काफी रेत और मलबा इकट्ठा हो गया है। लेकिन एक्सपर्ट्स को उम्मीद है कि इनको यहाँ से कुछ खास इन्फॉर्मेशन जरूर मिलेगी। कई महीनों तक यहाँ खुदाई का काम चलता रहा, लेकिन मलबे के सिवाय यहाँ से कुछ ना मिल सका। पर आखिरकार वो दिन आ ही गया जब यहाँ से पहला सुराग मिला। जमीन से कई फुट नीचे मलबे के नीचे दबी हुई इस स्टेयर्स और एक रैंप नुमा चीज जाहिर हुई। खुदाई के बाद स्टेज पर कुछ अनोखे गड्ढे भी उभरकर सामने आ गए। दोनों साइटों पर स्टेयर्स, बीच में रैंप हैं, जिसकी स्लोप 25% के आसपास थी, और स्केल्स पर बने अनोखे गड्ढे आखिर क्यों बनाए गए थे। एक्सपर्ट्स का मानना था कि यह सब कुछ कैरी से निकलने वाले स्टोन को ऊपर लेकर जाने के लिए ही बनाया गया था। काफी सोच विचार के बाद यह नतीजा निकाला गया कि इन घटनाओं में लकड़ी के तने डाले जाते थे, स्टोन का बड़ा ब्लॉक जिनको रस्सियों से बांधा जाता था, और वो रस्सियां इन लकड़ी के तनों से ट्विस्ट होकर जाती थी, जिससे वर्कर्स को स्टोन खींचने में आसानी होती थी। यह माना जा सकता है कि यह लकड़ी का तना उस समय में पुली का काम करता था। मॉडर्न क्रेन्स और लिफ्टर्स में भी आपने पुली सिस्टम देखा होगा। पुली के इस्तेमाल करने से क्रेन की मोटर पर लोड 50% तक कम हो जाता है। यह बात अब काफी क्लियर हो चुकी थी कि बीच वाले रैंप पर स्टोन का ब्लॉक रखा जाता था, जबकि दोनों साइड के स्टेयर पर वर्कर्स रस्सियां और लकड़ी के तने की मदद से स्टोन ब्लॉक को ऊपर खींचा करते थे। जबकि स्टोन ब्लॉक की फ्रिक्शन को कम करने के लिए रेती का इस्तेमाल भी किया जाता होगा। आर्कियोलॉजिस्ट और एक्सपर्ट्स ने हजारों केजी वजनी स्टोन ब्लॉक को ऊपर लेकर जाने वाली मिस्ट्री को अब काफी हद तक सॉल्व कर दिया था। अगर हेट नूब के मकान पर इस स्टोन क्वेरी से इसी मेथड के थ्रू स्टोन ब्लॉक को ऊपर लिफ्ट किया जाता था, तो इस बात के काफी ज्यादा चांसेस हैं कि पिरामिड की कंस्ट्रक्शन के दौरान भी इसी किस्म के रैम्स बनाए जाते होंगे, और वहां भी लाइमस्टोन के ब्लॉक्स को ऐसे ही ऊपर खींचा जाता होगा। इन ग्रेट पिरामिड को बने 4500 साल हो चुके हैं, और पिछले 300 सालों से उन्होंने पूरी दुनिया को अलग अलग मिस्ट्रीज में उलझा कर रखा है। निस्संदेह ऑर्थोलॉजिस्ट और एक्सपर्ट्स इन पिरामिड के बारे में काफी कुछ जान चुके हैं, लेकिन आज भी पिरामिड की कंस्ट्रक्शन को दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री माना जाता है, जिसको सॉल्व करने के लिए रिसर्च अभी तक चल रही है। तो हम जल्द ही आएंगे नई वीडियो के साथ। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को दबा लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।